आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। बारिश क्या आती है, हम सब को ऐसा लगता है जैसे कि राहत आ रही है, लेकिन क्या वाकई में राहत आती है? मुंबई में जो हालात हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी मुंबई पानी से डूब चुकी है। जगह जगह पर जल भराव है, स्थिति बड़ी विकट है। लेकिन उससे भी ज्यादा जर्जर स्थिति तो उन ब्रिज की हो गई है जो आज मुंबई के कई जगहों पर, खास करके रेलवे ट्रैक पर हैं। अंधेरी में जो मुंबई रेलवे का ब्रिज था वो अचानक भरभरा कर गिर गया। खैर कहिए कि जिस ड्राइवर ने उस ब्रिज को गिरते देखा उसने अपनी लोकल ट्रेन वक्त रहते रोक ली, अन्यथा न जाने कितने लोगों की जान चली गई होती। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि आज हमारे देश में कोई भी ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए थोड़ी जांच होती है, जरा परख होती है, समझा जाता है कि कहीं कोई हादसा होने वाला है या नहीं होने वाला है, या हम बस यूं ही भगवान भरोसे इस देश को भी चलता छोड़ें और इस देश के सिस्टम को भी चलता छोड़ें। ट्रेन में सफर कीजिए तो डर लगता है न जाने कब हादसा हो जाए और आपकी जान चली जाए। सफर न कीजिए तो पता नहीं कब कोई पुल गिर जाए आपके और आप उसके बाद मर जाएं, और वो भी कुछ ना हो तो पानी में नाला मिल जाए और उसमें आप बह जाएं। भाई क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? चारों तरफ बिखरा मलबा, टूटा हुआ रेलवे का ब्रिज, हर तरफ अफरा तफरी। मुंबई में सुबह सुबह हुए इस हादसे की तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि आम आदमी की जिंदगी बस भगवान भरोसे है। ना तो प्रशासन को आम लोगों की सुरक्षा की चिंता है और ना ही आला अधिकारियों को इस बात की फिक्र है। गनीमत मनाइए कि मुंबई में रेलवे ब्रिज का एक हिस्सा गिरा, लेकिन इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। वो तो सुबह सुबह का वक्त था, इसलिए बेहद कम लोग इस जगह में मौजूद थे। लेकिन तेज बारिश का जोर अंधेरी को जोड़ने वाला ब्रिज झेल नहीं सका और भरभरा कर पटरियों पर जा गिरा। एक्चुअली इंटरसिटी गाड़ी जाने के वजह से हादसा टल गया। अगर वो गाड़ी इधर खड़ी रहती और उतरते आदमी लोग तो बहुत बड़ा हादसा होता था। हादसा सुबह 7:55 पर हुआ। इस हादसे में 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि 2 लोगों की हालत नाजुक है। मुंबई के अंधेरी में ईस्ट वेस्ट ब्रिज पर हम मौजूद हैं, जिसे गोखले ब्रिज कहा जाता है। आज सवेरे करीब 8 बजे इस ब्रिज का एक हिस्सा जो है वो ट्रैक पर गिर गया। आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं। ब्रिज का एक हिस्सा जो कि फुटपाथ था, जहां से लोगों के चलने की जगह थी, वो जो है वो सीधे जो है वो रेलवे ट्रैक पर गिर गया, जिसकी वजह से जो बगल में जो रेलवे स्टेशन है, अंधेरी रेलवे स्टेशन, उसका एक हिस्सा भी जो है वो इसमें दब गया। आप सामने देख सकते हैं अंधेरी स्टेशन का ये जो छत है वो किस तरह से पूरी तरह से टेढ़ा हो गया है। ब्रिज टूटने की वजह से काफी देर तक रेलवे ट्रैफिक बाधित रहा। कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट करना पड़ा। इस बीच रेल मंत्री पीयूष गोयल भी हादसे वाली जगह पहुंचे। ये देखिए, ये सामने आपको हम जो ब्रिज दिखा रहे हैं ये है अंधेरी का वो ब्रिज जिसे गोखले ब्रिज कहते हैं, जो ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। और इस ब्रिज का जो एक हिस्सा जो गिर गया है वो हिस्सा है जहां से लोग जो है वो चलते हैं, और वही हिस्सा गिरा है। और ये हिस्सा सिर्फ एक जगह पर नहीं गिरा है, पूरी की पूरी जो पटरी बिछी हुई है। घटनास्थल का जायजा लिया, चीजों को समझने की कोशिश की, मामले पर दुख जताया और हादसे की जांच के आदेश भी दिए। जो हादसा हुआ इसके लिए हम सबको खेद है। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, मोस्ट अनएक्सपेक्टेड, एंड आई हैव ऑर्डर्ड द कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी CRS, which is an independent body। ताज्जुब की बात है कि यह हर बार हादसों के बाद इसी तरह का रटा रटाया जवाब दिया जाता है, लेकिन इसके बाद कुछ होता नहीं। कहा यह भी जा रहा है कि एक RTI से इस बात का खुलासा हुआ था कि अंधेरी को जोड़ने वाला पुल हर तरह से दुरुस्त है, बावजूद इसके ब्रिज जरा सी बारिश में भरभरा कर गिर गया। इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है? लापरवाही बरतने वालों पर क्या एक्शन लिया जाएगा? मॉनसून से पहले ही ऐसे जर्जर ब्रिज की जांच क्यों नहीं की गई? ये वो सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, ना तो रेलवे के पास, ना ही BMC के पास। पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। हमारे देश में सबसे अच्छी बात यह है कि हर हादसे के बाद मंत्री जी आते हैं,
मंत्री जी कहते हैं कि इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच क्या होती है इसकी जानकारी किसी को कभी नहीं मिलती है और न ही जांच के बाद किसी को क्या सजा दी जाती है इसके बारे में कुछ पता चलता है। आप जरा सोचिए, आज हमारे देश में कुल जो रेलवे ब्रिज हैं वो है 1,38,000 से ज्यादा और इनमें से 100 साल पुराने रेलवे ब्रिज 35,000 से भी ज्यादा हैं। 1,38,000 में से 35,000 रेलवे ब्रिज 100 साल से ज्यादा पुराने हैं, यानी कि तकरीबन 1/4 रेलवे ब्रिज 100 साल से ज्यादा पुराने हैं। और इतने ही पुल हैं, यानी कि 4,300 पुल हैं 35,000 में से, जिनकी आज तक मरम्मत हुई है। बाकी को देखने की भी फुर्सत रेलवे महकमे को नहीं मिल पाई है। अब जरा यह बताइए, जिस महकमे के पास इतनी फुर्सत नहीं है, जो 10 लाख लोगों को रोजगार देता हो, जिस रेलवे पर प्रतिदिन 2 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर करते हो, जहां अरबों का सामान ट्रांसफर किया जाता हो, उस रेलवे के पास इतना वक्त नहीं है कि 100 साल से भी पुराने 35,000 पुल को दोबारा उसका निर्माण कराया जा सके। निर्माण तो छोड़ दीजिए, मरम्मत भी सिर्फ 4,000 पुल के हुए हैं। यह बताता है कि आज हमारी सरकार और भारतीय रेलवे हमारी जान को लेकर कितनी सजग है। और ऐसे में रेल मंत्री जब कहते हैं कि मैंने हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर की है, क्या आपको उस पर यकीन होता है? जाहिर सी बात है नहीं होता होगा। अगर होता तो आज हमारे देश में बहुत कुछ बदल रहा होता। इसलिए यह सवाल सीधे तौर पर हम आपसे पूछते हैं, क्या हादसों से रेलवे कोई सबक नहीं ले पा रहा? क्या हादसों से रेलवे कोई सबक नहीं ले पा रहा? अगर आपको लगता है हां, लिखिए NN स्पेस यस। अगर आपको लगता है ना, लिखिए NN स्पेस नो। आप अपना जवाब हमें भेजिए 56070 पर, 56070 पर। और आप अपनी राय ट्विटर के जरिए हमसे साझा कर सकते हैं, #NN_। अपनी राय लिखे, हमें ट्वीट कीजिए। इस कार्यक्रम में हम उसे जरूर प्रदर्शित करेंगे। आप जरा सोचिए, हमारे देश में हमारी जिंदगी किस तरीके से वाकई में ऐश्वर्य ताकतों के पास है। और वो इसलिए क्योंकि हमारे देश में कुछ भी सिस्टम के तौर पर नहीं चलता। यही वो मुंबई है। और इसी मुंबई में पिछले साल, यानी कि आज से 12 महीने पहले, एलिफिंस्टन ब्रिज गिरा था। 20 लोगों से ज्यादा की मृत्यु हुई थी। और उस वक्त भी यही कहा गया था कि बहुत तेज बारिश की वजह से लोग ज्यादा चढ़ गए ब्रिज पर और ब्रिज पुराना था, इसलिए ब्रिज टूट गया। जांच की बात कही गई, तमाम तरह की बातें कही गई। राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर रेल मंत्री तक ने तमाम बातें कह डाली। और उस वक्त भी इसी तरह के बयान सामने आ रहे थे, उच्च स्तरीय जांच होगी, ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन देखिए, 1 साल बाद मुंबई में फिर दोबारा हो गया। अब आप बताइए, क्या वाकई में आपको किसी जांच पर भरोसा है? क्या आपको रेलवे पर भरोसा है? क्या रेलवे की किसी बात पर भरोसा है? क्या रेल मंत्री की किसी जबान पर भरोसा है? जाहिर सी बात है, नहीं है। तारीख अलग जरूर है, लेकिन हादसा एक जैसा ही है। ये 2 तस्वीरें बताती है कि देश हादसों से कुछ सबक नहीं लेता। अगर हादसों से सबक लिया जाता तो महज 9 महीने बाद मुंबई में उसी तरह ब्रिज गिरने का हादसा भला क्यों होता? अगर हादसों से सबक लिया जाता तो मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन के इस ब्रिज पर किसी की नजर तो जरूर जाती। आम लोगों के साथ किस तरह लापरवाही की जाती है, ये तस्वीरें इसी बात का सबूत है। लापरवाही की तस्वीरें देखनी हो तो जरा इस वीडियो को गौर से देखते जाइएगा और समझने की कोशिश भी कीजिए कि हादसों के बावजूद लापरवाही कैसे की जाती है। मुंबई के अंधेरी में ब्रिज गिरा था, पटरियों पर मलबा पड़ा हुआ था, उसे हटाने का काम किया जा रहा था। तभी जेसीबी की टक्कर से ओवरहेड वायर गिरने लगता है और अचानक घटना स्थल पर भगदड़ मच जाती है। 9 तक की बात करें तो पूरा का पूरा जो पटरी यहाँ पर बिछी हुई है, वो पूरे ट्रैक पर ही ये मलबा गिर गया है। यानी कि कोई उपाय नहीं है। आप देख लीजिए, यहाँ पर भगदड़ की सिचुएशन हो गई। अभी आपने लाइव देखा यहाँ पर कि क्योंकि ऊपर से जो ओवरहेड वायर है वो गिरने लगी, तो जितने भी लोग वहाँ पर काम कर रहे थे वो भागने लगे। आप देख सकते हैं लाइव यहाँ पर कितनी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ओवरहेड वायर जिसमें कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा उसमें करंट होता है और उस रिस्क के बीच में यहाँ पर काम हो रहा है। वो तो गनीमत थी कि ओवरहेड वायर किसी के ऊपर नहीं गिरा, नहीं तो एक और हादसा हो जाता। एलिफिंस्टन ब्रिज के हादसे की तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी, लेकिन उस हादसे के बाद
कोई सबक नहीं लिया गया। पिछले साल 29 अक्टूबर को हुआ था यह हादसा। एल्फिंस्टन ब्रिज हादसे में 23 लोगों की मौत हुई थी। हादसे की वजह तेज बारिश बताया गया था। इस बार भी पुल गिरने की वजह तेज बारिश को ही बताया गया है। कई वर्षों से बैकलॉग चल रहा था, उसको रिन्यू किया है। जिस प्रकार से देश भर में सेफ्टी को प्राथमिकता मिली है, दुर्भाग्य की बात है कि यह हादसा हुआ, लेकिन पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो मुझे विश्वास है कि ये सब काम जो देश भर में और मुंबई में चल रहे हैं, इससे हादसे कम भी हुए हैं गत वर्षों में और आगे चल के और कम होंगे। इतना ही नहीं, रेलवे की लापरवाही का सिलसिला यहीं नहीं थमता। देश में हर रोज करोड़ों मुसाफिरों की जिंदगी दांव पर लगी होती है। रेल विभाग के आंकड़ों की बात करें तो देश में 252 रेल ब्रिज बेहद जर्जर हालत में है और इन ब्रिज में बिना स्पीड रिस्ट्रिक्शन से हर दिन ट्रेन गुजर रही है। देश के 275 ब्रिज में सिर्फ 23 पर ही स्पीड रिस्ट्रिक्शन है। स्पीड रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि ब्रिज के नजदीक आते ही ट्रेन की स्पीड को कम करना। मतलब साफ है कि हर तरफ लापरवाही का मंजर ही नजर आता है। हर बार खानापूर्ति के लिए जांच के आदेश दिए जाते हैं, हर बार बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं और हर बार इसी तरह हादसा होने का इंतजार किया जाता है। टी न्यूज़ नेशन। तो साल भी पूरा नहीं हुआ था एलिफिंस्टन ब्रिज हादसे को और एक बार फिर से मुंबई में हादसा हुआ और बारिश की वजह से और ब्रिज गिर गया। और रेल मंत्री हर बार यही कहते हैं, हम जांच करा रहे हैं और हमें बड़ा खेद है। भाई खेद है तो कुछ करिए ना। सॉरी कहना क्या बड़ा अच्छा लगता है आपको? अगर हम बार बार सॉरी कहें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? किसी भी बॉस को यह पसंद नहीं है कि उसके मातहत काम करने वाला व्यक्ति हर मौके पर जाकर कहे कि भाई मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। नौकरी से निकाल दिया जाएगा उसे। लेकिन हमारे राजनीतिज्ञों को जो हमारे लिए चुने जाते हैं, हम नौकरी से कैसे निकालें? उन्हें तो आदत हो गई है सॉरी कहकर हमारे ही गर्दन पर चढ़कर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की। लेकिन दाद देनी पड़ेगी आम आदमी के जज्बे की। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस लोकोमोटिव ड्राइवर की जिसकी वजह से आज न जाने कितने लोग सुरक्षित हैं। चंद्रकांत सावंत। जी हां, इन्होंने सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बचाई क्योंकि ऐन मौके पर इन्हें ब्रिज गिरने की आशंका हुई। ब्रिज गिरता हुआ इन्हें दिखा, इन्होंने हैंड ब्रेक तुरंत लगाया, ट्रेन को रोका और इसकी वजह से ट्रेन बच गई। वरना ब्रिज का पूरा मलबा सीधे गिरता ट्रेन पर और न जाने कितनों की जान जाती। मोटरमैन चंद्रकांत सावंत की सूझबूझ पर आज पूरा हिंदुस्तान उन्हें सलाम करता है। एकदम असं पूर्ण लेअर आला, हा लेअर जसा आहे तसा आला खाली। आणि अचानक मग एकदम धड आवाज आला। हा सर ब्रेक आहे का? हे म्हणजे हा ब्रेक मारला दोन्हीकडे मारला, इकडनं आहे। अच्छा, इथून पण तिथून तो। हमारे एक मोटरमैन श्री चंद्रशेखर सावंत, जिन्होंने जैसे ही ओवरहेड लाइन स्नैप हुई और इलेक्ट्रिक सप्लाई रुकी, उन्होंने तुरंत गाड़ी रोक के एक ट्रेन को एकदम समय पे रोकने से और ज़्यादा हादसा होने से बचाया। मैं चंद्रशेखर सावंत जी को सम्मान भी करूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से रेलवे की तरफ से हम उनको 5 लाख रुपए का अवार्ड आज देना चाहेंगे। सावंत जी को तो अवार्ड दिया गया है, लेकिन रेल मंत्री जी ये सवाल हम आपसे पूछते हैं, जिन लोगों की वजह से रेल हादसे होते हैं और आम जिंदगियां जाती हैं, क्या उनको पनिशमेंट आप देते हैं? कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी यही कही जाती है ना। लेकिन आप लोगों रेवड़ी तो दे रहे हैं और बहादुरी का इनाम देना भी चाहिए, लेकिन सजा तो दीजिए साहब। किसी को डर तो लगे कि इस देश में कानून नाम की कोई चीज है। इसलिए आपसे एक बार फिर हम ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या हादसों से रेलवे कोई सबक नहीं ले रहा है? क्या हादसों से रेलवे कोई सबक नहीं ले रहा है? अगर आपको लगता है हाँ, लिखिए NN स्पेस यस। अगर आपको लगता है ना, लिखिए NN स्पेस नो। अपना SMS में भेजिए 56070 पर 56070 पर। आप अपनी राय ट्विटर के जरिए हमसे साझा कीजिए, #NN_, अपनी राय लिखिए, हमें भेजिए। उम्मीद करते हैं कि रेल मंत्रालय का कोई ना कोई अधिकारी जरूर इसे देखेगा। एक तरफ तो हमने आपको दिखाया मुंबई में ब्रिज गिरा और उसकी वजह से आज एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा, लेकिन मुंबई में बारिश की वजह से जो स्थिति है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि मुंबई को हम कभी भी या किसी भी कीमत पर महानगर नहीं कह सकते। साहब ये महानगर है क्या? नाले के जैसे पूरे शहर को बना दिया है हमारे राजनीतिज्ञों ने। जिस जगह को हम
हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी कहते हैं, उस आर्थिक राजधानी में जब सब कुछ ठप हो जाए तो काहे का महानगर भाई? नाला है तो मुंबई बना दिया है आप लोगों ने से नाला। चारों तरफ पानी ही पानी और पानी से पार पाने की कोशिश करते लोग। ये तस्वीरें किसी नदी या नहर की नहीं बल्कि माया नगरी मुंबई की हैं। लगातार हो रही बारिश से यहाँ के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। यहाँ की सड़कें तालाब बन गई। तस्वीर नंबर 1। सड़क पर भरे पानी ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कई इलाकों में पानी इतना भर गया कि इससे गुजरने वाली गाड़ियां बंद हो गई। कई घंटों तक गाड़ियां पानी में ज्यों की त्यों खड़ी रही। तस्वीर नंबर 2। सड़कें तालाब बनी तो इसमें कई टैक्सी भी बंद हो गई। मुंबई की सड़कों पर पानी के बीचों बीच कई जगह टैक्सियां बंद नजर आईं। इसमें मुसाफिर भी फंसे नजर आए। तस्वीर नंबर 3। छोटी कारें ही नहीं, जल भराव से बाइक्स और स्कूटी सवार भी बेहाल नजर आए। कई जगह पानी के बीचों बीच दुपहिया वाहन पर सवार लोग फंसे नजर आए। कई लोगों की बाइक पानी में डूबकर बंद हो गई। तस्वीर नंबर 4। छोटी कारें और बाइक्स ही नहीं, बड़ी बड़ी बस और ट्रक भी पानी से जूझते नजर आए। सड़कों पर इतना पानी भरा था कि बस का साइलेंसर तक उसमें डूब गया। बारिश और सड़क पर जमे पानी के बीच लोग स्कूटी और बाइक्स को लेकर पैदल ही चलते नजर आए, क्योंकि पानी में उनका चलना करीब करीब नामुमकिन हो गया था। तस्वीर नंबर 5। आफत की बारिश ने लोगों का बाहर निकलना दूभर कर दिया। मजबूरी में घर से निकले लोगों को कई तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ी। पैदल आने जाने वालों की भी मुश्किलें कम नहीं रहीं। उनका सामना भी कमर तक भरे पानी से हुआ। डर नहीं, तो आदत ही गिर गया अभी, और इधर कोई बीएमसी भी कुछ कर नहीं सकता, ये स्लोप एरिया है ना। तस्वीर नंबर 6। लगातार हो रही बारिश ने स्कूल जाने वाले बच्चों को भी बहुत परेशान किया। हालांकि बाद में हालात बदतर हुए तो स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। ऐसे में बच्चों को घर लौटने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अभी इतना तो बड़ा बड़ा जो पाइप लगाया, हम सोचा था इस बार नहीं पानी जमेगा, और तो वही तो हो रहा है ना। तस्वीर नंबर 7। बारिश के बीचों बीच फंसी गाड़ियों में लोग बेहाल नजर आए तो कुछ लोग उनकी मदद के लिए भी आगे आए। इन लोगों ने ऐसी गाड़ियों को धक्का देकर महफूज जगह तक पहुंचाया। तस्वीर नंबर 8। जल भराव की वजह से मुंबई के कई इलाकों में भारी जाम नजर आया। यहाँ गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती नजर आई। तस्वीर नंबर 9। सायन थाना भी पानी पानी हो गया। बारिश और सड़कों पर जमा पानी धीरे धीरे थाने में घुस गया, जिसकी वजह से थाने का कामकाज ठप हो गया। तस्वीर नंबर 10। बारिश से सड़कें तालाब बनी तो इसका असर लोकल पर भी दिखा। पटरियों पर जमा पानी ने लोकल की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। सायन में पटरियां पानी में डूबी नजर आई। टीम न्यूज़ नेशन। अब भी आप कहेंगे कि मुंबई वाकई में एक महानगरी है जहां हमारे देश के बहुत बड़े नामचीन लोग रहा करते हैं, जहां पर सरकार सही काम करती दिखाई देती है। जाहिर सी बात है, राय थोड़ी बहुत तो बदलनी चाहिए आपकी। लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ तो स्थिति वाकई में विकट बनी हुई है। बारिश की वजह से पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ टूट टूट कर सामने गिर रहे हैं और सड़कों पर गिर रहे हैं। मसूरी का एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है केम्प्टी फॉल, और वहां ठीक बीच रास्ते पर एक बड़ा पहाड़ टूटकर गिर गया। वहीं टिहरी में भी बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश की वजह से भूस्खलन सबसे बड़ी समस्या के तौर पर सामने आ रहा है तमाम हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में। दरकते पहाड़, सड़क पर गिरता मलबा। भयानक बारिश के बीच पहाड़ इंसान के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट केम्प्टी फॉल की है, जहां नैनबाग केम्प्टी मसूरी हाईवे पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक सड़क पर आ गिरा। वीडियो में देख सकते हैं कि गाड़ियां गुजर रही हैं और रास्ते पर पैदल लोग भी नजर आ रहे हैं। तभी पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिरता है। वो तो गनीमत रही कि जिस वक्त मलबा गिरा उस जगह कोई मौजूद नहीं था और नहीं कोई गाड़ी जा रही थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस रास्ते पर भूस्खलन होने से करीब 1 घंटे तक ये हाईवे बंद रहा। पहाड़ी से लगातार गिर रहे पत्थर और मलबे के कारण जेसीबी से राहत और बचाव में दिक्कत पेश आई। जिस वक्त मलबा गिरा उसके बाद मार्ग के दोनों तरफ चारधाम यात्रा और स्थानीय वाहनों की लंबी कतार लग गई। मसूरी में ही एक और लैंडस्लाइड हुआ है। यहाँ सड़क किनारे का मलबा गिरा और इसके नीचे 2 गाड़ियां दब गई। हालांकि किसी की जान नहीं गई, लेकिन सरकारी गेस्ट हाउस की बिल्डिंग पर खतरा मंडराने लगा है। उत्तराखंड के टिहरी में भी लैंडस्लाइड हुआ है। कुंजापुरी में सड़क पर मलबा आने से हाईवे को बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से लोग रास्ते में ही फंस गए।
टीम न्यूज़ नेशन। उत्तराखंड में जहां परिस्थिति बहुत ही विकट बनी हुई है, वहीं वो तमाम श्रद्धालु जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकले हैं, उनमें से अब तक 1500 श्रद्धालु फंसे हुए हैं। 1400 नेपाल में ही पहाड़ों में फंसे हुए हैं, जबकि 290 ऐसे श्रद्धालु हैं जो कर्नाटक के हैं। ये तमाम ऐसे लोग हैं जो आज फंसे पड़े हैं, लेकिन इनकी राहत के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है, और वो इसलिए क्योंकि ये श्रद्धालु नेपाल से लेकर तिब्बत में फंसे हुए हैं और इन्हें निकाल पाना इतना आसान नहीं है। भोले के भक्तों पर कुदरत की मार, मानसरोवर की यात्रा पर गए श्रद्धालुओं पर संकट। नेपाल के पहाड़ों में फंसे भोले के 1500 भक्त। पहाड़ों पर हुई बारिश की वजह से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले 1500 भक्त तिब्बत के पास नेपाल के पहाड़ी इलाके में फंस गए हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने खुद ट्वीट कर बताया है, नेपाल के सिमिकोट में करीब 525 तीर्थयात्री हैं, जबकि हिल्सा में 550 यात्री और करीब 500 तीर्थयात्री तिब्बत में फंसे हुए हैं। इन लोगों को सुरक्षित लाने के लिए नेपाल से मदद मांगी गई है और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 100 यात्रियों की वापसी हो चुकी है। यात्रा पर निकले 1500 भक्तों में से 290 लोग कर्नाटक के बताए जा रहे हैं, जो 21 जून को बेंगलुरु से रवाना हुए थे। हालांकि ट्रैवल एजेंसी का दावा है कि ये सभी यात्री सुरक्षित हैं। हाँ, जो फंसे हुए हैं उनसे बात हो रही है। लैंड रूट पे जो भी गए हैं यहाँ से सभी लोग वो आज रात को काठमांडू पहुँच जाएंगे, और जो कोई भी हेलीकॉप्टर रूट से गए हुए हैं ऑलरेडी 70 मेंबर्स हिल सिमिकोट पे है, और 40 मेंबर्स जो बाकी है वो हिल्सा पे है, और हम लोग एवैक्यूएट कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय हर साल जून से सितंबर महीने के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा को कोऑर्डिनेट करता है, और हर साल हजारों श्रद्धालु भोले के जयकारे लगाते हुए निकल पड़ते हैं। लेकिन मौसम के विलेन बनने से कई बार परेशानी भी खड़ी हो जाती है। मौसम का बदला मिजाज कैलाश मानसरोवर के यात्रियों पर आफत बनकर टूटा, जिसकी कीमत कई यात्रियों को जान देकर चुकानी पड़ी। राहत और बचाव का कार्य जारी है, लेकिन अभी भी भारी संख्या में यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाना बाकी है। ब्यूरो कमल किशोर के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि पूरे देश भर में बारिश की वजह से क्या तांडव मचा हुआ है। जी हां, अब से तकरीबन महीने भर पहले गर्मी की वजह से लोग मर रहे थे। जी हां, 140 से 170 लोगों की मृत्यु सिर्फ गर्मी की वजह से हुई थी, लेकिन अब जो बारिश हो रही है ये उससे भी ज्यादा जानलेवा साबित हो रही है। कहीं बारिश आफत बन रही है तो कहीं बाढ़ से हाल बेहाल है। शहर शहर सैलाब का सितम नजर आ रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी और घुटनों तक भरे पानी के बीच भक्तों की चहलकदमी। ये तस्वीरें गोल्डन टेम्पल की है। लगातार हो रही बारिश का असर गोल्डन टेम्पल यानी हरमिंदर साहब पर भी देखा जा रहा है। पूरे मंदिर परिसर में बारिश का पानी लबालब भर गया है। मंदिर के पंडाल से लेकर लंगर परिसर तक पानी पानी हो चुका है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की है। तेज बारिश से एक तरफ मौसम सुहाना हो गया तो दूसरी तरफ ये लोगों के लिए परेशानी भी साथ लाया। कई इलाकों में तेज बारिश का पानी लोगों के घर में घुस गया। साथ ही पहाड़ों से मलबे के साथ आए पानी के तेज बहाव ने भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। कई इलाकों में पानी के साथ आए मलबे ने सड़कों पर आवाजाही ठप कर दी। नाले भरने से पानी निकासी की समस्या खड़ी हो गई। शिमला के लोगों की परेशानी यही खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में जोरदार बारिश की आशंका जताई है। जैसे कि पिछले दिनों से लगातार बारिश हो रही है, तो कुछ एक जगह पे जो लैंडस्लाइड हो सकते हैं और जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो भी गिरने की संभावना रहती है। तो ऐसे में जो खास करके जो टूरिस्ट हैं वो उनको जो नदी नाले हैं उनमें भी पानी भर जाता है, तो जो टूरिस्ट हैं वो नदी नालों के पास ना जाए। लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चंपावत की है। यहाँ पहाड़ों पर हो रही तेज बारिश की वजह से शारदा नदी उफान पर है और नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक नए फरमान की खबर। जी हां,
विवाद इसलिए शुरू हो गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि राज्य के सभी मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को अब यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। योगी सरकार मदरसों में ड्रेस कोड लागू करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। उत्तर प्रदेश की इस सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मदरसों में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार मदरसों में ड्रेस कोड लागू करने जा रही है और सरकार की कोशिश है कि इस सत्र में मदरसों के ड्रेस कोड को पारित कर दिया जाए। अब इसे लेकर जबरदस्त तरीके से विरोध भी होने लगा है। जाहिर सी बात है, योगी आदित्यनाथ की सरकार जो भी फैसला लेती है विरोध उससे पहले शुरू हो जाता है। हमारी नीति और नीयत साफ है। मोदी जी का साफ कहना है एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान होना चाहिए और हमने एनसीईआरटी की शिक्षा लागू की उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने। तो अब जब सामाजिक शिक्षा वो बच्चे लेंगे तो कम से कम उन्हें यह एहसास भी होना चाहिए, ये फील भी आना चाहिए कि ये जो ड्रेस कोड हमने पहना है अब हमारे स्कूल में कोई नई प्रणाली लागू हुई है जो हमें आधुनिक करने जा रही है। हम आज एक मॉडर्न एजुकेशन से जुड़ रहे हैं तो हम भी आम स्कूलों की तरह हो गए हैं। हम धार्मिक शिक्षा के साथ साथ अब डॉक्टर इंजीनियर बनने की पढ़ाई कर सकते हैं, IAS IPS बनने की भी पढ़ाई कर सकते हैं। हम उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा कर रहे हैं, वो देश की मेन स्ट्रीम में जुड़े। ये ड्रेस तो बात की बात है, पहले आप बताओ मदरसों में या शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के लिए सरकार की तरफ से आपकी व्यवस्थाएं क्या क्या हैं, प्रबंधन क्या क्या हैं, उनको व्यवस्था अच्छी हो, अच्छे ढंग से बच्चे पढ़ें, उसके लिए सरकार क्या करना चाहती है, सरकार इस पर बात नहीं करती है। इन चीज़ों से लोगों का ध्यान भटके, सरकार व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था को सुधारने में अक्षम है, इसलिए कभी ड्रेस के नाम पर, कभी रंग के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर ये बातें करते हैं। देखा आपने किस तरह से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है, लेकिन आज से जुड़ी बड़ी खबर जो हमने सबसे पहले आपको दिखाई उसी पर एक बार आपकी फिर राय जानना चाहते हैं। आज हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या हादसे से रेलवे कोई सबक नहीं ले रहा? क्या हादसों से रेलवे कोई सबक नहीं ले रहा? अगर आपको लगता है हाँ, लिखिए NN स्पेस यस। अगर आपको लगता है ना, लिखिए NN स्पेस नो। हमें अपना SMS भेजिए 56070 पर, 56070 पर। आप अपनी राय ट्विटर के जरिए हमसे साझा कीजिए, #NN क्वेश्चनर अपनी राय लिखिए, हमें भेजिए। इस कार्यक्रम में हम इसे जरूर प्रदर्शित करेंगे। दिल्ली में एक ही साथ एक ही दिन 11 लोगों ने आत्महत्या कर ली, एक ही परिवार के। यह खबर जितनी चौंकाने वाली रही उससे ज्यादा चौंकाने वाले तथ्य अब जांच में सामने निकल कर आ रहे हैं। एक रजिस्टर मिला है और उस रजिस्टर में जो बातें लिखी गई हैं उसे पढ़कर और सुनकर तमाम लोग हैरान हैं कि आखिरकार इस तरह की अनर्गल बातें कोई कैसे लिख सकता है। तंत्र और मंत्र की विद्या के साथ साथ यहां पर मोक्ष की कामना को लेकर जिस तरह की बातें उस रजिस्टर में लिखी हैं, और वो किसी और ने नहीं बल्कि परिवार में ही छोटे बेटे ललित ने लिखी हैं, ये प्रदर्शित करती है कि यह परिवार अपने आप में न जाने किस दुनिया में रह रहा था। अगर ये तमाम बातें सच हैं तो वाकई में क्या एक व्यक्ति परिवार का, अपने पूरे परिवार का मानसिक परिवर्तन कर सकता है? इतना बड़ा परिवर्तन कि लोग मरने को तैयार हो जाएं। क्या एक मानसिक विकृति ने छीन ली हंसती खेलती 11 जिंदगियां? क्या एक सनक में मौत की भेंट चढ़ गया पूरा परिवार? बुराड़ी के भाटिया परिवार की मौत के पीछे की गुत्थी उन दर्जनों रजिस्टर के अंदर उलझी हुई दिख रही है जो भाटिया परिवार के घर से मिले हैं। अभी तक पुलिस पड़ताल में जो बातें सामने आई है उनमें पता चला है कि कई सालों से ललित की मानसिक हालत सामान्य नहीं लग रही थी। ललित अपने पिता से बातें करने का दावा कर घर वालों को आदेश दिया करता था। भाटिया परिवार को भरोसा था कि ललित अपने पिता से बातें करता है। ललित का आदेश परिवार के हर शख्स पर सख्ती से लागू होता था। घटना वाले दिन भाटिया परिवार के लोगों को पता नहीं था कि वे मर जाएंगे। परिवार के लोगों ने ललित के कहने पर फांसी लगा ली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये सारी आशंकाएं उन रजिस्टर्स की वजह से हो रही है जो भाटिया परिवार के घर से मिले हैं। उसी रजिस्टर के पन्ने में लिखे कुछ वाक्यों से ऐसा लगता है कि भाटिया परिवार के लोग मरना नहीं चाहते थे, बल्कि कथित तौर पर एक तांत्रिक क्रिया के दौरान सभी लोग फांसी के फंदे पर झूल गए थे। पुलिस के मुताबिक इन मौतों का मास्टरमाइंड ललित ही है। ललित ही वो शख्स है जिसकी बात पूरा परिवार माना करता था। ललित के पिता की 10 साल पहले मौत हो गई थी, लेकिन ललित का ऐसा दावा था कि उसके पिता उसके सपने में आया करते थे।
पुलिस उस रजिस्टर में लिखे वाक्यों के आधार पर यह नतीजा निकाल रही है कि पूरा परिवार ललित के कहने पर एक खास क्रिया करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि रजिस्टर में लिखा है कि आखिरी समय पर झटका लगेगा, आसमान हिलेगा, धरती हिलेगी, लेकिन तुम घबराना मत, मंत्र जाप तेज कर देना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। जब पानी का रंग बदलेगा तब नीचे उतर जाना, एक दूसरे की नीचे उतरने में मदद करना, तुम मरोगे नहीं बल्कि कुछ बड़ा हासिल करोगे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि घर की छत में लगी जिस ग्रिल से सारे शव लटके मिले थे, वहां 5 स्टूल और एक बोतल पानी भी रखा हुआ था। ऐसे में पूरी आशंका यही है कि परिवार के लोगों को ललित के कहे पर भरोसा था और सारे लोग वही कर रहे थे जो ललित कह रहा था। ग्यारह लोगों की खुदकुशी केस की पड़ताल में ये बातें भी सामने आई हैं कि ललित भाटिया नाम का शख्स अक्सर पूजा पाठ के दौरान अपने पिता की आवाज में बातें करने लगता था। इतना ही नहीं, पिता से बातें करने का दावा कर हर दिन वो रजिस्टर में कुछ न कुछ आदेश लिख दिया करता था। रजिस्टर में लिखे वाक्यों से पुलिस भले ही नतीजे निकाल रही हो, लेकिन दिल्ली पुलिस की ओर से अभी तक ललित भाटिया की भूमिका को लेकर कोई बयान नहीं आया है। इन्वेस्टिगेशन अभी कंटिन्यूड है। इसमें जो इनके तमाम फैमिली के मेंबर हैं, आज उनसे बातचीत करने की कोशिश हो रही है, उनसे बातचीत हुई भी है, तो इन सब बातचीत करने के बाद हम किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। मैं अभी फिलहाल नहीं मान रहा, पुलिस भी अभी आत्महत्या नहीं कह रही, अगर कहेगी तो इंक्वायरी कर रही है, जो होगी जांच हो रही है अभी, जो पुलिस बाद में जांच के बाद जो होगा अभी फाइनल नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस की कोशिश है कि हर तरह के फॉरेंसिक सबूतों के मिलान के बाद ही तफ्तीश की आखिरी दिशा तय की जाए। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या एक व्यक्ति की सनक ने 11 लोगों की जान ले ली? जी हाँ, सिर्फ एक व्यक्ति के कहने पर पूरा 11 लोगों का परिवार चला करता था और उसके साथ साथ वो व्यक्ति तय करता था कि हर किसी को परिवार में क्या करना है। इस परिवार के परिजन जो अब हैं वो ये मानते हैं कि पुलिस की ये थ्योरी सही नहीं है, लेकिन जिस तरह से तमाम तथ्य सामने आते जा रहे हैं और जो रजिस्टर मिल रहे हैं जिसमें तमाम बातें लिखी गई हैं, उसके आधार पर चीज़ें वैसे ही होती दिखाई भी दी हैं। उस रजिस्टर में जो बातें लिखी गई हैं उसमें से कई बातें सत्यापित हो चुकी हैं। इसके साथ साथ उस रजिस्टर में एक बरगद के पेड़ और बरगद के पेड़ के आधार पर फांसी लगाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में भी जिक्र किया गया है। सवाल ये उठता है कि क्या एक व्यक्ति की सनक और उसके कहे की वजह से पूरे परिवार ने अपनी जान दे दी? क्या वाकई में परिवार को इस बात की जानकारी नहीं थी? उन्हें ये लग रहा था कि इस कर्मकांड से कुछ अच्छा हो जाएगा और किसी को कुछ नुकसान नहीं होगा, और इस भुलावे में हर किसी की जान चली गई। कुछ बातें ऐसी हैं जो वाकई में गले के नीचे उतरती नहीं है। बुराड़ी के भाटिया परिवार के बारे में पूरे मोहल्ले को पता था कि ये परिवार कितनी धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन शायद ही किसी को अंदाजा था कि दैनिक पूजा संध्या के अलावा इस परिवार के अंदर जो विशेष क्रियाएं की जाती हैं, उनके पीछे ललित का आदेश हुआ करता था। पुलिस सूत्रों की माने तो ललित के घर से जो रजिस्टर मिला है उसमें लिखी कुछ और इबारतें मौत की वारदात से हूबहू मिलती है। भाटिया परिवार ने जब खुदकुशी की थी उस वक्त की तस्वीरें टीवी पर दिखाना मुमकिन नहीं है, लेकिन उस वक्त मंजर कुछ ऐसा था कि छत से लगी करीब 8 फीट चौड़ी इस लोहे की ग्रिल से 10 लाशें ठीक वैसे ही लटक रही थी जैसे बरगद के पेड़ से जड़ें लटकती है। भाटिया परिवार की खुदकुशी के इस तरीके के पीछे भी ललित का आदेश माना जा रहा है। रजिस्टर में लिखे वाक्यों के मुताबिक इस परिवार में बरगद के पेड़ की पूजा करने पर खास जोर दिया जाता था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ललित के घर से जो रजिस्टर मिला है उसमें 37 पन्नों में सिर्फ बरगद के पेड़ की महिमा और पूजा के बारे में लिखा गया है। पुलिस को शक है कि पूरे परिवार को भी बरगद की जड़ों की तरह लटकने के लिए प्रेरित किया गया था। दरअसल पता ये चल रहा है कि पूरा परिवार 26 जून से ही एक अनुष्ठान कर रहा था जिसमें वट सावित्री के दिन बरगद की पूजा के बाद से धार्मिक क्रियाएं जारी थी। शनिवार की रात को उस धार्मिक क्रिया का आखिरी चरण था। आखिरी दिन रात 12 बजे से 1 बजे के बीच पूजा पाठ और हवन किया गया। रजिस्टर में दर्ज वाक्य के मुताबिक छत पर काले कुत्ते को रखा गया और फिर सब अपने हाथ बांधकर एक दूसरे की मदद करते हुए फंदे से झूल गए। हालांकि भाटिया परिवार ऐसी किसी भी थ्योरी से इनकार कर रहा है। इनका दावा है कि परिवार में किसी ने इस तरह का रजिस्टर नहीं देखा है, जिसके हवाले से पुलिस सारी तहकीकात की दिशा तय कर रही है। कुछ नहीं, ये जो मैं टीवी में खुद मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा ये कौन सी बातें हैं। वो 5 बजे उठता था, हे प्रभु 9 बजे 10 बजे उठता था। वैसे पुलिस की जांच देखते हुए इतना तय माना जा रहा है कि इस पूरी वारदात को पुलिस अब सामूहिक खुदकुशी के एंगल से ही देख रही है।
पुलिस को आशंका है कि पूरा परिवार शेयर्ड साइकोसिस नाम की मानसिक अवस्था का शिकार था, जिसमें परिवार के मुखिया की मानसिक अवस्था को परिवार स्वीकार कर लेता है। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। इस वाकये ने हर किसी को यह सोचने को मजबूर कर दिया है कि आखिरकार इंसान का दिमाग कहां और किस दिशा में कैसे चलने लगे। क्या इसके बारे में वाकई में कोई विचार कर सकता है? हर किसी के मन में सवाल उठ सकता है कि परिवार के किसी एक शख्स की सनक या मानसिक विकृति को पूरा परिवार कबूल ले और कोई सवाल न पूछे, क्या ये वाकई में संभव है? आखिरकार ये कौन से हालात थे जिसमें ललित भाटिया के मुंह से निकले हर वाक्य को परिवार ने ब्रह्म वाक्य मान लिया? आखिरकार भाटिया परिवार में रहने वाले लोग जो पढ़े लिखे थे, संभ्रांत थे, खास करके एक लड़की जिसकी शादी होने वाली थी, उसकी सगाई बस कुछ ही दिनों पहले हुई थी, उसने कैसे मान लिया कि इस तरह के कर्मकांड से कुछ भी नहीं होगा, किसी की जान को कोई खतरा नहीं होगा और ये कर्मकांड वाकई में सही है? क्या अंधविश्वास इतना लोगों पर हावी हो सकता है? ललित भाटिया यानी पूर्व सैनिक भोपाल दास भाटिया का छोटा बेटा। परिवार में ललित भाटिया की हैसियत और शख्सियत की अहमियत की कहानी शुरू होती है भोपाल दास भाटिया की मौत के बाद। पिता की मौत के बाद ललित भाटिया ने अचानक बोलना बंद कर दिया था। परिवार के लोग इसके पीछे हादसे को कारण मानते थे। तो कोई नहीं, उसकी थोड़ी नस दब गई थी, इलाज हो गया था, बस उसकी नस दबी, फिर हमने उसका इलाज किया, आवाज आ गई। लेकिन रजिस्टर में दर्ज घटनाओं के जिक्र से पता चलता है कि मौन काल के बाद जब ललित भाटिया ने बोलना शुरू किया तो उसने परिवार में ये साबित करने की कोशिश की कि उसकी बातें पिता से होती है। एज ए सन अगर कुछ ऐसा उनको रिलीजियसली दिखता है या होता है तो इट कुड बी थिंग। बहुत लोगों को जो उनके बहुत क्लोज होते हैं वो दिख जाते हैं, उनको लगता है ऐसा कि उनको फील हो रहा है। इट्स ऑल स्पिरिचुअल, आप किसको वर्ड देना चाहो तो आप दे लो, बट इट्स नॉट रियल। अगर उनको कुछ फील होता है तो होता होगा, बट इट्स नॉट बीन डिस्कस्ड विद द फैमिली। पुलिस को जो रजिस्टर मिले हैं उनमें तरह तरह की चीजें पिता के आदेश के हवाले से लिखी हुई है। जैसे रजिस्टर में लिखा है कि किस दिन परिवार का कौन सदस्य क्या करेगा, क्या पहनेगा, कौन पूजा की जोत जलाएगा, कौन खाना बनाएगा, और अगर किसी ने रजिस्टर की बात नहीं मानी तो उसे सजा मिलती थी। जरा सुनिए रजिस्टर में और क्या लिखा है। तुमसे पहले ही कहा गया था कि आज 2 जोत जलानी है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। इसके साथ ही प्रभजोत और नीतू को 2 दिन तक कूलर में सोने के लिए कहा गया था। इन दोनों की यही सजा है। तुम ध्रुव की पढ़ाई पर फोकस रखो। पता है ना, भगवान कभी भी घर में पधार सकते हैं। सही होगा कि पूरी तैयारी रखी जाए। दूसरी ओर परिवार का कहना है कि आम लोगों की तरह ही उनका परिवार सामान्य था और ललित के व्यवहार में कुछ भी अजीब नहीं था। दूसरी ओर जब भाटिया परिवार के घर से मिले, 11 की संख्या के कई मिलान के बारे में अजब गजब दलीलें दी जा रही हैं। मेरे भाई ने मुझे समझाया, दीदी एक सोलर जो सिस्टम है, मैंने उसका कनेक्शन लिया ताकि दिक्कत ना हो हम लोगों को। गैस लाइन का पाइप लिया, एसी का पाइप, ताकि पूरा घर फुली एसी हो। चाहे वो घर की दीवार में बिना वजह लगे 11 पाइप हों या घर की ग्रिल में लगी लोहे की 11 छड़ें और पूरे मकान में एक साथ 11 रोशनदान। हो सकता है भाटिया परिवार के साथ 11 के अंक में हर चीज दिखने का ये संयोग भी हो, लेकिन उसकी वजह कोई नहीं बता पा रहा। इधर पुलिस को मिले रजिस्टर में कई ऐसी बातें और लिखी हुई हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं। अब पुलिस किसी विशेषज्ञ से उनका मतलब समझने की कोशिश कर रही है। रुमानुल्लाह खान के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो इंसानी जज्बे को आपके सामने प्रदर्शित करेगी। 10 दिन पहले थाईलैंड में 13 बच्चे जो कि फुटबॉल खिलाड़ी थे, वो एक गुफा में गए थे क्योंकि उन्हें फुटबॉल के साथ साथ गुफा में रहने की ट्रेनिंग लेनी थी। लेकिन जब वो गए तो भारी बारिश की वजह से थाईलैंड में इस गुफा में रास्ता बंद हो गया और उसके बाद 7 दिन बाद ये पता चल पाया कि बच्चे जिंदा हैं। और अब विदेशी गोताखोरों की मदद से इस बात को पुष्ट किया गया है कि बच्चे न सिर्फ सुरक्षित हैं बल्कि अच्छे हैं। लेकिन समस्या ये है कि अब उन्हें निकाला जा पाना मुश्किल है। जी हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि 4 से 6 महीने लग सकते हैं उन बच्चों को इस गुफा से निकालने की। पहले तो ये अपने आप में बहुत ही एक चमत्कार इसे आप कह सकते हैं कि बच्चे बच गए, और उसके बाद अब सबसे बड़ा चमत्कार तो इसे मानिए कि 4 महीने वो गुफा में रहेंगे, लेकिन रहेंगे कैसे? एक अंधेरी गुफा और उसमें चारों ओर भरा हुआ पानी। थोड़ी सी जमीन पर डरे सहमे बैठे 11 से 16 साल के
12 लड़के और 25 साल का उनका कोच। ब्रिटिश गोताखोरों को जब ये तस्वीर दिखी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। गोताखोरों के टॉर्च की रोशनी से बच्चों की आंखें चौंधिया रही थी। तभी गोताखोर ने उन बच्चों से बात करने की कोशिश की। How many of you? 13. Brilliant. No, not today. Not today. There's 2 of us. You have to die. इसके बाद इन बच्चों को हाई कैलोरी जेल और पैरासीटामोल दवा देकर गोताखोर बाहर आ गए। इन बच्चों को सुरक्षित देखकर गुफा के मुहाने पर मौजूद 13 लड़कों के परिवार समेत सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन जब गोताखोरों ने बताया कि 10 किलोमीटर की गुफा के सबसे आखिरी में फंसे लड़कों तक पहुंचने में नेवी सील के एक्सपर्ट डाइवर्स को 6 घंटे लगे हैं, तो इस ऑपरेशन की कठिनाई का अंदाजा हुआ। थाईलैंड की नेवी का कहना है कि मौजूदा हालात में उन्हें निकालने के 2 ही तरीके हैं, या तो पहाड़ में छेद कर उन्हें बाहर निकाला जाए या फिर पानी में डाइविंग कराकर बाहर निकाला जाए। लेकिन ये बच्चे गोताखोर नहीं हैं। ऐसे में सेना ने ये तैयारी की है कि उन बच्चों को खाना, दवा और इलाज के साथ साथ गोताखोरी की ट्रेनिंग देकर बाहर निकालने की कोशिश करेगी। इस बीच गुफा में भरे पानी को निकालने के लिए लगातार जेट पंप चलाया जा रहा है। हालांकि बारिश बंद होने पर पानी के स्तर में कमी आ रही है, लेकिन अगर बारिश बढ़ी तो गुफा में से पानी कम करने में दिक्कत बढ़ सकती है। वाइल्ड बोर नाम की फुटबॉल टीम के 12 खिलाड़ी और एक कोच थाईलैंड के चियांग राई इलाके की गुफा में 23 जून से फंसे हुए हैं। थाम लुआंग नाम की ये गुफा थाईलैंड की सबसे लंबी गुफाओं में से एक है। थाईलैंड नेवी की डाइविंग टीम अब इस गुफा में टेलीफोन लाइन बिछा रही है ताकि फंसे लड़कों तक संपर्क बना रहे। गुफा के बाहर फंसे लड़कों के परिवार वालों के अलावा मीडिया कर्मियों की भी बड़े पैमाने पर मौजूदगी है। कई लोग बच्चों के सकुशल निकलने के लिए वहां प्रार्थना भी कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं चीन में किस तरह से बाढ़ का सितम है। ऐसा लग रहा है कि जो तस्वीरें आज आप हिंदुस्तान के कई शहरों में देख रहे हैं, उसी तरीके से चीन में भी चारों तरफ वाटर कर्फ्यू लगता दिखाई दे रहा है। चीन में जो स्थिति है वो हिंदुस्तान से कम दुर्दर्द नहीं है। शहर में समंदर जैसा नजारा, सड़कों पर भरा कई फीट पानी, घरों में घुसा बाढ़ का पानी, सैलाब के बीच फंसे लोग। बारिश और बाढ़ के विकराल कहर की यह तस्वीरें पड़ोसी देश चीन की है। यहां शांगशी प्रांत में हर तरफ सैलाब का सितम नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते शहर शहर पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। घरों में बाढ़ का पानी भरने से कई लोग फंस गए हैं, जिन्हें रस्सी के सहारे बचाने की कोशिश हो रही है। हर तरफ बाढ़ की विनाश लीला दिख रही है। सड़कों पर इतना पानी भरा है कि न तो गाड़ियां चल पा रही हैं और न ही पैदल सड़क पार करना संभव है। जगह जगह गाड़ियां बंद पड़ गई हैं और लोग धक्का देकर कारों को सैलाब से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सैलाब के बाद ऐसी शामत आ गई है कि जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी दिख रहा है। शहर में मानो वाटर कर्फ्यू सा लग गया है। पिछले कुछ दिनों से चीन में इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। पहाड़ों से पानी के साथ आ रहा मलबा भी मुसीबत खड़ी कर रहा है। सड़क पर मलबा जमा होने से ट्रैफिक बाधित हो गया है और जाम जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आगे भी बारिश की आशंका जताई गई है। ऐसे में कई जगहों पर अलर्ट घोषित किया गया है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के जंगलों में जबरदस्त आग लगी हुई है, जिस पर काबू पाना बड़ा मुश्किल होता दिख रहा है। हेलीकॉप्टर और विमान से आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके बावजूद कैलिफोर्निया का ये फॉरेस्ट फायर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हर साल इस तरह की आग कैलिफोर्निया में लगती है और उससे करोड़ों की संपत्ति का नुकसान होता है। कई बार लोग भी फंस जाते हैं, लेकिन अभी तक लोगों के फंसे होने की खबर नहीं आ रही। लेकिन ये जंगल की आग बहुत घातक साबित हो रही है। लालू प्रसाद यादव या उनका परिवार, ये नाम सामने आते ही कई बार लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अपने बोलचाल के अंदाज से बड़े चुटीले अंदाज में बहुत कुछ कह जाते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप, जहां उनके बारे में क्या कहा जाए, वो तो ऐसे ऐसे कांड कर बैठते हैं कि उनके घर के लोगों को ही नहीं समझ में आता कि उन्हें किस तरीके से हैंडल किया जाए।
अब फेसबुक पर तेज प्रताप ने कुछ ऐसी बातों को लिख दिया जिसे पढ़कर उनके परिवार वालों ने उन्हें जबरदस्त तरीके से डांटा, खास करके उनकी मां यानी कि राबड़ी देवी ने। अब इसके बाद जबरदस्त तरीके से नाराज तेज प्रताप ने कहा कि यह बीजेपी वालों की बदमाशी है। अब हर कोई जानता है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप से कुछ भी संभव है। जी हां, वो कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश चाचा नो एंट्री, कुछ इस अंदाज में तेज प्रताप सामने आए। फेसबुक विवाद के बाद तेज प्रताप यादव हाथ में तख्ती लेकर गेट से ही दिखाते नजर आए, जिस पर लिखा था नीतीश चाचा नो एंट्री। दरअसल बिहार की सियासत में लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। एक दिन पहले तेज प्रताप ने फेसबुक पोस्ट पर राजनीति छोड़ने के संकेत दिए थे। तेज प्रताप ने फेसबुक पर लिखा था, ओम प्रकाश यादव और एमएलसी सुबोध राय मेरी छवि खराब कर रहे हैं। मैंने इसकी शिकायत राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव से भी की, लेकिन वे मेरी बात नहीं सुन रहे, उल्टे मुझे ही मम्मी की डांट सुननी पड़ रही है। ऐसे प्रेशर में मैं राजनीति नहीं कर सकता। बिहार के पूर्व मंत्री और विधायक तेज प्रताप यादव हमेशा से अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। 2 दिन पहले उन्होंने जो बयान दिया था नीतीश चाचा नो एंट्री, कल उनका फेसबुक हैक करने की बात आई। उन्होंने कई तरह के पोस्ट किए, फिर बताया कि तमाम हैंडल हैक किए गए हैं, और आज अपने अंदाज में इस गेट के बाहर से उन्होंने एक पंपलेट दिखाया जिसके ऊपर टाइप था नीतीश चाचा नो एंट्री। हालांकि अब तेज प्रताप फेसबुक पोस्ट के पीछे विरोधियों की साजिश बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका फेसबुक हैक कर लिया गया था। मेरा फेसबुक अकाउंट को हैक किया गया है। बीजेपी, आरएसएस, जेडीयू वाले, नीतीश चाचा, सुशील मोदी चाचा, लोग सब मिल करके मेरा लोकप्रियता बढ़ रहा है, उसके लिए मेरा अकाउंट को हैक कराया गया है। तेज प्रताप के बयानों और फेसबुक पोस्ट से ऐसी अटकलें शुरू हो गई थी कि तेज प्रताप और उनके भाई तेजस्वी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि परिवार ऐसी बातों को खारिज करता रहा है। ऐसे में देखना है कि तेज प्रताप का अगला बाउंसर क्या होता है। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टी न्यूज नेशन। और आइए एक ऐसी चीज आपको दिखाते हैं जो वाकई में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं 2 प्रमुख देशों की, ईरान और इजराइल। अब ईरान ने यह आरोप लगाया है कि इजराइल दरअसल ईरान के बादलों को चुरा कर अपने देश में ले जाता है ताकि वहां बारिश कराई जा सके। वो बर्फ भी चुराता है ताकि बादलों से बर्फ की बारिश इजराइल में हो सके। अब जरा आप सोचिए, क्या ये बात वाकई में तर्कसंगत है? भाई कोई सिरफरा कहे तो समझ में भी आता है, लेकिन ये 2 तर्क संपन्न देश हैं जो इस तरह के आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। सड़क से लेकर मकान तक और पेड़ पौधों से लेकर वाहन तक सब कुछ बर्फ की सफेद चादर तले ढका हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर सहज अनुमान यही लगाया जा सकता है कि ये तस्वीरें यूरोप की हो सकती हैं, लेकिन ये तस्वीर यूरोप की नहीं बल्कि ईरान की है। जिस ईरान में ऐसी बर्फबारी होती रही हो, उस ईरान से क्या कोई बर्फ की चोरी कर सकता है? ऐसा ईरान के एक जनरल का मानना है। ईरान के सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रजा जलाली ने कहा है, ईरान का बदलता मौसम संदेह पैदा करता है। इजराइल और इस क्षेत्र की एक दूसरे देश की साझा टीम इसके लिए काम कर रही है कि ईरान में आने वाले बादल बारिश नहीं कर सके। सबसे बड़ी बात यह कि हम बादल और बर्फबारी की चोरी से जूझ रहे हैं। दरअसल जनरल जलाली इस बात को लेकर परेशान थे कि जिस ईरान में सर्दियों में बर्फबारी से यूरोप जैसा नजारा हो जाता है, वहाँ गर्मियों में बादल क्यों नहीं दिख रहे। जलाली ने एक सर्वे का हवाला भी दिया जिसमें दावा किया गया था कि अफगानिस्तान से लेकर भूमध्य क्षेत्र के 2200 मीटर से अधिक ऊंचे सभी पर्वतों पर बर्फ है, लेकिन ईरान की पहाड़ियों पर बर्फ नहीं है। हालांकि ईरान के मौसम वैज्ञानिक जनरल जलाली के आरोपों को खारिज कर रहे हैं। ईरानी मौसम विभाग के प्रमुख ने कहा है कि हो सकता है उनके पास कोई दस्तावेज हो जिसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक दूसरे देश के बादल या बर्फ चुराना मुमकिन नहीं। दरअसल ईरान में पानी की किल्लत को लेकर किसान बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दक्षिणी ईरान के मोहम्मद राब, अबादान और इस्फहान इलाके में पानी की किल्लत पर जोरदार प्रदर्शन तक हुआ था। ऐसे में सरकार पानी की किल्लत के लिए बादलों की ओर देख रही है और इजराइल पर तोहमत मढ़ रही है। ये पहला मौका नहीं है जब ईरान ने दुश्मन देशों पर ऐसा आरोप लगाया। 2011 में महमूद अहमदीनेजाद ने भी पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया था कि वे ईरान में सूखा लाने के लिए साजिश रच रहे हैं। ईरान ने कहा था कि यूरोपियन देश अपने यहाँ सारे बादल बरसा लेते हैं। टी न्यूज नेशन। और आइए बात करते हैं फिल्म संजू की। संजय दत्त के ऊपर बनी ये फिल्म लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है
और वो इसलिए क्योंकि जबरदस्त तरीके से इस फिल्म की कमाई हो रही है। बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है संजू की कमाई ने, और ये प्रदर्शित करता है कि संजय दत्त की खुद की निजी जीवनी आज लोगों को कितना आकर्षित कर रही है। संजू बना बॉक्स ऑफिस का बाहुबली। इतना वैरायटी वाला लाइफ रिकॉर्ड तोड़ बाहुबली का तोड़ा रिकॉर्ड। बेवड़ा हूँ, ठरकी हूँ। संजय दत्त की बायोपिक फिल्म संजू इस साल की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनकर सामने आई है। कामयाबी के रथ पर पहले ही दिन संजू ऐसी सवार हुई कि हर गुजरते दिन के साथ नया रिकॉर्ड अपने नाम करती चली गई। तीसरी बार रिलीज के तीसरे दिन संजू ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और इसके साथ ही तीसरे दिन की कमाई के मामले में बाहुबली 2 का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया। 8 तक याद है, चलो आप सेफ्टी के लिए 350 लिख लो। संजू ने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 46 करोड़ 71 लाख रुपए का कारोबार किया। बाहुबली 2 ने रिलीज के तीसरे दिन 46 करोड़ 50 लाख की कमाई कर कमाई का नया रिकॉर्ड बनाया था। संजू ने शानदार कमाई करते हुए 4 दिनों में करीब 150 करोड़ की कमाई कर ली है। कोर्ट में बोला न्यूज़ नेशन। पूरा कंट्री टेररिस्ट बोलेगा। और आइए अब आपको दिखाते हैं आपने क्या जवाब दिया है उस सवाल का जो हमने आपसे पूछा रेलवे महकमे के बारे में। हमने आज आपसे ये सवाल पूछा, क्या हादसों से रेलवे कोई सबक नहीं ले रहा? इस पर आपने बड़े पैमाने पर अपना जवाब सामने रखा है। 42% लोग कहते हैं कि हाँ, रेलवे ने सबक नहीं लिया, जबकि 58% लोग SMS के जरिए मानते हैं कि रेलवे ने सबक लिया है। इसके साथ साथ ट्विटर पर 62% लोग मानते हैं कि रेलवे ने कोई सबक नहीं लिया है, जबकि 38% हमारे दर्शक ट्विटर से ये कह रहे हैं कि रेलवे ने सबक नहीं लिया है। और आइए आपको दिखाते हैं क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। रेलवे ने पिछले हादसों से कोई सबक नहीं लिया है, ये लिखना है निखिल काले साहब का। इसके साथ साथ अन्य तमाम राय और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अगर रेलवे हादसों से सबक लेता तो हादसे होने बंद हो गए होते, प्रमोद कुमार जी का ये कहना है। अगली राय आपके सामने प्रदर्शित करते हैं जो कि सत्यनारायण जी की है। जनता चाहे ट्रेन हादसों में मरे या फिर पुल हादसों में, सरकार को परवाह नहीं है। ये अपने आप में प्रदर्शित करती है वो जनभावना जो आज प्रदर्शित कर रही है कि लोगों को रेलवे महकमे पर और खास करके रेल मंत्री के जबान पर कितना भरोसा है। क्वेश्चन आवर में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।